ज्ञान अखाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रिप एरिना पे बच्चों आपका स्वागत है। हम लोग जो है यूनिट डायमेंशन के स्टडी कर रहे थे और डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख रहे थे। तो आज तो कुछ स्टार्टिंग में डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद एक दो यूज देखेंगे डायमेंशनल फार्मूला का। ठीक है, तो देखिए लिखिए राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को जानते हैं हम लोग आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, फंडामेंटल फार्मूला, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो ये ओम्स लॉ यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? ओम्स लॉ। ठीक है, तो हम लोग आर इज इक्वल टू क्या लिखना चाह रहे हैं? सॉरी, आर इज इक्वल टू होता क्या है? वी बाई आई। यहाँ भी क्या है? वी है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और आई है करंट। ठीक है, वी का डायमेंशन, पोटेंशियल का डायमेंशन अगर आपको लिखना है तो आप फॉर्मूला यूज कर लिए यू बाई क्यू। ठीक है, यू एनर्जी है और क्यू चार्ज। तो हम लोग वी का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाह रहे हैं। तो यू के लिए लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी के लिए, और क्यू के लिए लिखेंगे आई टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन। ठीक है, अब अगर हम लोग रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं तो रेसिस्टेंस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लें, वी की जगह पे इतना सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन और एक और आई नीचे, तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आर का डायमेंशनल फार्मूला, रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो गया? एम एल स्क्वायर, रेसिस्टेंस के लिए हम लोग लिख रहे हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस टू। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसका? ओम। यूनिट ऑफ आर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ आर ओम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्या है? कैपेसिटेंस। Q इज इक्वल टू, इसके लिए लिखे आप Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो C बराबर हो जाएगा Q बाई वी। ठीक है, तो चार्ज के लिए आप आई टी लिख लीजिए। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। चार्ज के लिए क्या लिखेगा? आई इंटू टी। चार्ज के लिए आप आई टी लिख लीजिए और पोटेंशियल के लिए तो पीछे निकाले हैं। तो पोटेंशियल के लिए आप लिख लीजिए एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन। एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री आई माइनस वन। अब इसको अरेंज कीजिएगा, तो इसको अरेंज करते समय पावर का ख्याल रखना है। तो ये पावर ऊपर चला जाएगा, तो एम माइनस वन, यहाँ एल स्क्वायर है और ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल माइनस टू हो जाएगा। टी का पावर यहाँ फोर लिख लीजिए और आई माइनस वन यहाँ है और आई यहाँ है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा?
आई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, तब तक हम लोग जो है आगे देखते हैं। m-1 l-2 t⁴ आई स्क्वायर, आई की जगह पे आप ए भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके बाद है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, और ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसके लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, 12th में एक फार्मूला पढ़ते हैं कि अगर दो चार्जेज हैं Q1 और Q2, ठीक है। अभी बस आप इतना याद रखिएगा, एक्सप्रेशन याद रखें। दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को एक फोर्स से रिपेल करता है, और ये फोर्स के लिए हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं K Q1 Q2/r²। और ये K जो है, इस K के जगह पे लिख सकते हैं, इसको एक और कांस्टेंट के टर्म में लिखते हैं, इसको लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 क्या, r²। तो ε0 का अगर डायमेंशन लिखना है तो ये लिख लेंगे 1/4πf, ठीक है। Q1 Q2/r²। तो अगर हम लोग ε0 का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, तो याद रखिएगा ये जो कांस्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायमेंशनल फार्मूला में। Q1 के जगह पे आप IT लिख लीजिए, या इस बार थोड़ा AT लिख लेते हैं, तो AT लिख ली चार्ज के लिए, और F के लिए लिख लीजिए आप MLT-2, ठीक है। और R के लिए लिख लीजिए आप L, तो L², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा m-1 L, और ये L², L क्यों, ठीक है। A² ऊपर होगा तो A² भी लिख लीजिए, पहले T² लिख लेते हैं फिर A² लिख लेंगे, ठीक है। तो आगे जो है हम लोग लिखेंगे T² और T ऊपर चला जाएगा, तो T का पावर टोटल कितना हो जाएगा 4, और यहाँ A और A मल्टीप्लाई होके आपका कितना हो जाएगा, अच्छा ये L क्यों है, और ये ऊपर जाएगा तो -L, ठीक है। यहाँ T और T² हो गया, और T-2 ऊपर जाके इसको टोटल पावर 4 बना देगा, और यहाँ क्या लिखेंगे A²। चलिए, ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ, ε0 का, जिसको हम लोग परमिटिविटी ऑफ क्या बोल रहे हैं, वैक्यूम, ठीक है ना, या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस m-1 l-3 T⁴ A², ठीक है। उसके बाद है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे आगे जाके 12th में पढ़ते हैं। एक मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो फोर्स होता है QVB sin थीटा। अब याद रखिएगा कि ये साइन थीटा जो है, साइन थीटा, ये कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा आप। ये साइन थीटा में ना थीटा का कोई डायमेंशन होगा, मतलब ये डायमेंशन लेस होगा। ये क्या होगा, डायमेंशन लेस, कौन, थीटा। और ये जो ओवरऑल टर्म है पूरा, ये भी पूरा क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। थीटा तो डायमेंशन लेस होगा ही, साथ में साइन थीटा भी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। ये क्या हो गया, साइन थीटा भी आपका डायमेंशन लेस हो। तो इन साइन थीटा, थीटा इज डायमेंशनलेस एंड थीटा इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। साइन थीटा में थीटा तो डायमेंशनलेस होगा ही, साइन थीटा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा।
क्योंकि थीटा के बारे में हम जानते हैं एंगल बाई सॉरी थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, और साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको मीटर में मेजर करेंगे, इसको भी मीटर में मेजर करेंगे, तो साइन थीटा में मीटर मीटर कट जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेगा, एल बाई आर, तो एल भी मीटर में आर भी मीटर में, ठीक है। तो दोनों कट के ये थीटा को डायमेंशनलेस बनाएगा, लेकिन इसका यूनिट होता है, यूनिट क्या होगा, रेडियन। याद हो गया कॉन्सेप्ट, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखेंगे, एफ बाई क्यू इंटू वी। तो एफ बाई क्या, क्यू इंटू वी, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड का हम डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहते हैं, बी का डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स के लिए क्या लिख लेंगे, फोर्स के लिए लिख लेंगे एम एल टी माइनस टू, और चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, चार्ज के लिए हम लोग आई टी लिखेंगे, और वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, एल टी माइनस वन लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, ये टी माइनस वन और ये टी खत्म हो गया, एल एल कट जाएगा, ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, नीचे तो कोई एल है नहीं, तो एम टी माइनस वन आई माइनस वन, एम टी माइनस वन आई माइनस वन। यहाँ देखिए ये टी खत्म, सॉरी एम टी माइनस वन नहीं, एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू, टी माइनस एम टी माइनस टू आई माइनस वन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एम टी माइनस टू आई माइनस वन दिया भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है डायमेंशनल फार्मूला देखे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हेलो, अब देखिए यूजेज ऑफ डायमेंशन में हम लोग क्या देखेंगे, यूजेज ऑफ डायमेंशंस, मतलब ये जो हम लोग पढ़े हैं उसका कहाँ कहाँ यूज होगा। तो यूजेज ऑफ डायमेंशंस में फर्स्ट जो है, ठीक है, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट क्या लिखेंगे, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड, टू चेक द dimensional correctness of given physical equation, dimensional correctness of a given physical equation, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये सब पे हम लोग जो है एग्जांपल्स देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे लिखिए, टू एस्टेब्लिश द relation among various physical quantities, various physical क्वांटिटीज, ये थर्ड यूज है इसका, ठीक है। तो ये तीन यूज जो है हम लोग वन बाय वन देखेंगे। कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स,
to check the dimensional correctness of a given physical equation or to establish the relation among various physical quantities. ठीक है ना, डिफरेंट जो आपका फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बीच में हम लोग कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है ना। तो पहला देख लेते हैं, कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स। जैसे अगर हम ये पूछे 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, कितना डाइन होगा, ठीक है। तो डाइन जो है वो आपका न्यूटन, सॉरी फोर्स का सीजीएस यूनिट है, और न्यूटन जो है फोर्स का एसआई यूनिट है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप इसको क्या कीजिए कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला जानते हैं हम लोग, mLT-2, ठीक है। अब अगर हम लोग 1 न्यूटन लिखना चाहें, 1 न्यूटन, क्योंकि हमको 1 न्यूटन और डाइन में रिलेशन बताना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। तो 1 न्यूटन को ऐसा लिख सकते हैं, देखिए 1 kg, ठीक, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे 1 मीटर, और टाइम के लिए क्या लिखेंगे 1 सेकेंड का पावर -2, ठीक। अब आप चीज को सीजीएस में लिखें, तो यहाँ लिखे 1 डाइन। तो 1 डाइन देखिए मास को आप ग्राम में लिख लीजिए, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, और टाइम का तो हर एक सिस्टम में यूनिट क्या है, सेकेंड है, ठीक है। अब इस दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई क्या 1 डाइन, तो ये हो गया 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। तो ये तो गया। अब 1 kg हम लोग जानते हैं 1000 ग्राम होता है, 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम। आप केजी को ग्राम में बदलिए या ग्राम को केजी में बदल लीजिए। तो 1 kg को ही हम लोग क्या करें ग्राम में बदल रहे हैं, 1000 ग्राम, इधर कितना हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक। ये 1 मीटर, तो 1 मीटर को आप लिख लीजिए, कितना लिखेगा, ठीक है, नोट कर लिए हैं। थोड़ा सा हम साइड में करके लिख देते हैं, तो इसको इरेज कर लो पूरा। तो डिवाइड करके जो है जो हम लोग लिख रहे हैं वो देखिएगा, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 डाइन, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा 1000 ग्राम, और नीचे क्या हो जाएगा 1 ग्राम, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई क्या 1 सेंटीमीटर, और ये तो कट गया। तो याद है क्या, ये ग्राम ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया। तो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 डाइन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 10⁻3, इसको लिख सकते हैं 10⁻2। तो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻, क्या 5। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻5 डाइन। तो इसको याद रखिएगा कि 1 न्यूटन किसके बराबर होगा 10⁻5 डाइन के बराबर। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
लिखिए 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग। जूल जो होता है आपका एनर्जी का यूनिट है एसआई सिस्टम में, और अर्ग जो है आपका एनर्जी का ही यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो 1 जूल, तो आप एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। लिखिए एनर्जी, इसका डायमेंशनल फार्मूला हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ml² T-2। ठीक है। अगर हम लोग एनर्जी लिखें, पहले तो जूल में लिखना पड़ेगा। तो जूल में लिखें 1 जूल कितना होता है, तो 1 जूल आप क्या बोलेगा, 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg। 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg, 1 मीटर स्क्वायर, और 1 सेकेंड का पावर -2। 1 सेकेंड का पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जूल हो गया। अब 1 अर्ग, तो 1 अर्ग हो जाएगा 1 ग्राम, फिर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और 1 सेकेंड का पावर क्या, -2। क्लियर है ये। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, 1 जूल डिवाइडेड बाई 1 अर्ग, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। ये हो जाएगा 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, एक स्टेप बचा लेते हैं क्योंकि पीछे की है। 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये हो गया 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड का क्या, -2। ये तो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गया, ग्राम ग्राम कट गया। तो यहाँ से देखिए, ये तो 10 का पावर 3 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 अर्ग, ये हो जाएगा 10 का पावर 3, और ये 10 का स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो 10 का पावर 4। तो यहाँ से देखिए 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ अर्ग। उतार लीजिए इसको। हेलो। हाँ, हाँ आएंगे हम 5 बजे, तो बोले हुए हैं उनको। हाँ। हम्म। हम्म। जी जी, ठीक ठीक ठीक। ये समझ गए। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ अर्ग। अब एक क्वेश्चन लिखिए, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ gravitational constant g is, 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर के जी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर इन एसआई यूनिट्स, इन एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स में जो जी का वैल्यू होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कन्वर्ट इट इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, पहले तो इसको खुद से ट्राई करके देखिए, खुद से ट्राई कीजिए। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज इतना, ये जी का वैल्यू है। ठीक है, हमको किसका वैल्यू बताना है? ये एसआई सिस्टम में वैल्यू है, हमको किस सिस्टम में बताना है? सीजीएस। ठीक है, तो पहले तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लें, अगर भूल गए तो यहाँ देखें, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई क्या, आर स्क्वायर। तो अगर हमको जी का डायमेंशन लिखना है तो एफ लिख लेंगे, एफ का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2। ठीक है, और ये आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर लिख लीजिए, m1 m2 तो एम स्क्वायर हो जाएगा। इसको अरेंज करके अगर लिखेंगे, तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो इसका वैल्यू लिख लेंगे m-1। ठीक, एल का पावर 3, एल का पावर क्या हो जाएगा 3, और टी का पावर -2। तो ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, तो लिखिए तो तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कितना हो गया? m-1 एल क्यू टी का पावर -2। क्लियर है ये? हमको इसको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 तो n1 हुआ, और ये इसका u1 हो गया। तो u1 में देखिए न्यूटन है, मीटर स्क्वायर है, तो इसके जगह पे आप क्या लिखेगा? मास की जगह पे केजी, किलोग्राम। ठीक है, इसका पावर कितना? -1। ठीक, इसके जगह पे मीटर, मीटर का पावर कितना? 3, और टाइम के जगह पे सेकेंड, तो इसका पावर -2। हमको दूसरा में नंबर चाहिए, तो इसको मान लेते हैं n2, दूसरे में जो नंबर चाहिए। ठीक है, n2, इसमें आप क्या लिखेगा? ग्राम, ग्राम का पावर क्या लिखेगा? -1। यहाँ क्या लिखेगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का पावर क्या लिखेगा? 3, और सेकेंड तो नहीं भी लिखेगा तो काम चल जाएगा क्योंकि दोनों साइड से कट ही जाना है। ये तो गया, तो ये हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻ कितना? -11। ठीक है, और ये किलोग्राम है और इधर ग्राम है, तो किलोग्राम को आप क्या लिखेगा? 1000 ग्राम, नहीं तो 1000 ग्राम, और नीचे में क्या 1 ग्राम, हम डिवाइड ही कर दे रहे हैं, सीधा इसका क्या -1। इधर कितना हो जाएगा? 1 मीटर, तो इसको 100 सेंटीमीटर लिख लीजिए, और नीचे क्या लिख लीजिए? 1 सेंटीमीटर, इसका पावर क्या 3। क्लियर? ये इधर तो कट चुका है, अब इधर से हमको n2 निकालना है, मतलब हमको ये वैल्यू चाहिए किसमें? सीजीएस में। तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल हुआ, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ। ठीक है ना? हाँ, तो केजी का पावर -1, और यहाँ ग्राम का पावर -1। ठीक है, तो इसको अगर आप अरेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6.67 10⁻⁻11। अब ये देखिए 1000 का पावर -1, तो 1000 का पावर मतलब 10 का पावर 3, तो 10 का पावर -3। ठीक है ये 10 का स्क्वायर हो गया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर और उसका क्यों 10 का पावर क्या 6। ठीक है, तो ये n2 आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? n2।
उतारिए तो ये आगे आप कैलकुलेट करके लिख लीजिए। इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते थे आप, देखिए इसको इतना करने का जरूरत नहीं है। 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह पे लिख लीजिए 10⁻⁵ पढ़े ना अभी। और मीटर के लिए जगह पे लिख लीजिए 100 सेंटीमीटर। और यहाँ कितना हो गया, किलोग्राम। किलोग्राम तो 10⁻3, ठीक है ना, तो 10⁻6 हो जाएगा ये। स्क्वायर है ना, तो 10⁻3 10⁻3 उसका स्क्वायर, तो 10⁻6 ग्राम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 6.67 10⁻⁻11 और ये 10 कितना 7, ठीक है। और 10⁻7 और यहाँ से 10 कितना एडजस्ट होगा, 1 न्यूटन = 10⁻⁵ लिख लिए। अच्छा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 मिनट। ये कितना हो जाएगा 10⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके देखिए, 3 बच जाएगा, ये 10⁻3 बचेगा, क्योंकि यहाँ से ये तो 2 गया, 10⁻2 बचा, और ये कट के 10⁻3, तो 10 कितना हो जाएगा, ये डाइन, न्यूटन की जगह पे डाइन, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या, ग्राम स्क्वायर। तो ये 6.67 इंटू 10⁻⁻ कितना -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, ग्राम स्क्वायर। यही इसका कन्वर्सन होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये बहुत आसान चीज होता है। ठीक है। अब एक छोटा सा प्रिंसिपल है, उसको लिखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या लिखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ क्या, डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ जेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये क्या बोलता है कि अगर किसी फिजिकल इक्वेशन को कंसीडर करें, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको इक्वेशन दे दे S = UT+12AT²। ये सिंपल सा इक्वेशन है जो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते हैं। S बराबर क्या, UT+12AT²। तो S जो है, S ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। S क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। U क्या है, तो S अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आगे जाके इसको पढ़ेंगे, अभी रफ भाषा में बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में चेंज इन पोजीशन होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो S = UT+12AT²। तो S का डायमेंशन क्या होगा, ये तो डिस्टेंस है, तो L से लिख ली। ठीक है, तो इसमें UT और ½ AT² का भी डायमेंशन किसके बराबर होगा, L के बराबर ही होगा। तो एक फिजिकल इक्वेशंस में जितना भी टर्म्स है, सब टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, सारे टर्म्स का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लिखिए, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स, द डायमेंशंस ऑफ all the terms
the dimensions of all the terms in a physical expression, in a physical expression, in a physical expression, ठीक है, should be same, should be same, should be क्या, यानी फिजिकल एक्सप्रेशन should be same, ठीक है ना। मतलब एक फिजिकल इक्वेशन में जितना भी टर्म्स है सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए कि आप a प्लस बी कर रहे हैं, मतलब दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर पाते हैं। जैसे फोर्स को फोर्स के साथ ही जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही जोड़ सकते हैं। तो जितना ए का डायमेंशन होगा उतना ही बी का डायमेंशन होगा, उतना ही सी का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो एडिशन में जब भी हम लोग फिजिकल इक्वेशन बनाते हैं और हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर जोड़ रहे हैं, जैसे ए और बी को जोड़ रहे हैं और फाइंड कर रहे हैं सी, तो जितना ए का डायमेंशन होगा उतना ही बी का डायमेंशन होगा, उतना ही किसका डायमेंशन होगा, सी का डायमेंशन होगा। बट मल्टीप्लाई करने में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जैसे सी बराबर लिख लिए ए इंटू बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बता रहे हैं हम कि बी का डायमेंशन और ए का डायमेंशन अलग अलग हो सकता है, और ये जो क्वांटिटी आएगा उसका डायमेंशन भी डिफरेंट होगा। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो एक फिजिकल इक्वेशन में जितना भी टर्म्स इन्वॉल्व होता है सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो अगर आपको एक इक्वेशन दे दे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये आपको देख के जो है समझ में आना चाहिए कि इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। डायमेंशन अलग अलग नहीं हो सकता है। ये फंडामेंटल आता कहाँ से है, तो ये फंडामेंटल आता है सी इज इक्वल टू, अगर आप ए प्लस माइनस बी लिख रहे हैं तो बी और ए को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ ही हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को सकते हैं, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही घटा सकते हैं, और जो रिजल्ट भी मिलेगा हमको वो भी उसका भी डायमेंशन ए और बी के बराबर ही होगा, समझे। प्रोडक्ट में आप अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे वर्क निकालते हैं तो एफ डी कॉस थीटा, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, फोर्स का डायमेंशन हुआ और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हुआ। तो फोर्स का डायमेंशन अलग है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग एल यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन एडिशन में ऐसा नहीं कर सकते, तो इसको याद रखिएगा बच्चों। क्लियर है ये। तो इस तरह से हम लोग आज एक प्रिंसिपल भी पढ़े जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन याद रखना जरूरी है क्योंकि इसको अप्लाई करेंगे आगे जो है न्यूमेरिकल्स में, इसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन में लेंगे, न्यूमेरिकल के एप्लीकेशन में। क्लियर हो गया ये। तो आज हम लोग क्या सीखे कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद है टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। जैसे एक चेक करके बता देते हैं आपको, जैसे आपका दे दिया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे लिए फेमिलियर है, जानते हैं हम लोग ये इक्वेशन को, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब हमको वी स्क्वायर का डायमेंशन लिखना है, तो वेलोसिटी के लिए तो लिख लेंगे एल टी माइनस वन, इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब देखिए यहाँ यू स्क्वायर आ गया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये भी तो यही होगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 2as, तो 2as का डायमेंशन लिखना है, तो 2 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस टू, और s के लिए क्या है l यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू।
तो आप देखिए जितना भी टर्म्स इन्वॉल्व था सब जो है डायमेंशन के बेसिस पे क्या है, सेम है। देखिए मतलब ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट होना इक्वेशन के करेक्ट होने का गारंटी नहीं है। जैसे अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसा लिख दें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस, ये भी आपको डायमेंशनली करेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये करेक्ट इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन जो है गलत इक्वेशन है। तो डायमेंशनली करेक्ट होना इक्वेशन के करेक्ट होने का गारंटी नहीं है, लेकिन डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है कोई इक्वेशन तो वो 100% इनकरेक्ट है, ठीक है ना। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन क्या है, गलत है। और कोई इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो हम ये गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। मतलब ये इसका ड्रॉबैक है। ये जो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में इसका जो यूज पढ़ रहे हैं, उस यूज में ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है कि आप किसी इक्वेशन को अगर डायमेंशनली चेक करते हैं वो सही आ जाता है तो इक्वेशन सही होने का गारंटी नहीं। लेकिन अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट आ जाता है तो वो इक्वेशन जो है इनकरेक्ट ही होगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इसी जोश और जुनून के साथ आएंगे और अच्छे से जो है इस चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद जो है आपका मैकेनिक्स स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपका फिजिक्स जो है फुल फ्लेज में स्टार्ट हो जाएगा। ये चैप्टर तो बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर नए जोश और जुनून के साथ। चलिए।